हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? मस्त हो गया। अपन पढ़ रहे थे यार, राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके के अंदर अपन इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ रहे थे। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बातों को और समझते जाइएगा। मजेदार तरीके से अपन जीके को पढ़ खत्म कर रहे होंगे। पहले अपन बता देता हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं पहली बार, राजस्थान जीके को पहले अपन राजस्थान जीके को खत्म करेंगे। उसमें अपने इतिहास उठाया और साथ साथ में आपको कल्चर की क्लासेस भी कुछ दिनों में आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका इतिहास और आपकी जो कला और संस्कृति की जो क्लास है वो आपको दोनों साथ में मिल जाएंगी। और फिर अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, राजस्थान की ज्योग्राफी, फिर अपन इंडिया वाले और वो करंट अफेयर्स पे चलेंगे। तो ये अपना रहेगा तरीका पढ़ाने का। इतिहास के प्रमुख स्रोत अपन को पढ़ने हैं। तो इसके बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी बता देता हूं। मैंने कहा कि राजस्थान की जो प्रमुख स्रोत है, इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है, अपन को उनकी बात करनी है। भैया मतलब क्या है इसका? मैंने कहा अपन इतिहास के प्रमुख स्रोत देख रहे हैं। किसके इतिहास के? राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत देख रहे हैं कि राजस्थान का इतिहास ऐसा रहा होगा। अपन को कैसे पता चला? ठीक है, इस बारे में अपन के पास में कुछ स्रोत होने चाहिए, कुछ सोर्स होने चाहिए। जैसे जैसे आपको पता चलता है कि पड़ोस वाले घर में क्या है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आपको पता चला कि ये लड़ाई झगड़ा जो किस बात पे हुई, पता लगी ना ये बात? कैसे पता लगी? किसी ना किसी सोर्स के थ्रू लगी आपको ये बात पता। कोई ना कोई आपको बता के गया है। सेम वैसे ही राजस्थान का इतिहास ऐसा हुआ करता था, ये चीजें हुआ करती थी। ये हमें कैसे पता लगा? मैंने कहा कुछ स्रोत रहे होंगे, कुछ प्रमुख स्रोत रहे होंगे। उन स्रोतों की वजह से हमें पता लगता है कि ये इतिहास में ये चीजें जो है वो रही होंगी। जो ये स्रोत है ना, इनको यार अपने तीन भागों में बांट सकते हैं। भैया कौन कौन से? मैंने कहा एक पुरातात्विक, पुरातात्विक, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा विदेशी यात्री या फिर इतिहासकार हो जाएंगे, और तीसरा हो जाएगा आपका साहित्यिक। ठीक है, तो जब पुरातात्विक की अंदर बात करें तो जैसे कोई अभिलेख आपको मिल गए। अभिलेख क्या होते हैं? कोई लिखी हुई चीज मिल गई, जैसे शिलालेख मिल गए, पत्थरों पर लिखी हुई चीज मिल गई, दीवारों पर लिखी हुई चीज मिल गई। ठीक है, पत्तों पर लिखी हुई चीज मिल गई। इनसे क्या है, अपन को पता लगता है कि भैया पुराने टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ करता था। गुहा लेख हो गए, गुफाओं के अंदर लेख मिल गई। ठीक है, स्तंभ लेख, खंभों के स्तंभों के ऊपर क्या है, अपन को लेख जो मिल गए, ये सारे किधर आ जाएंगे? अभिलेखों के अंदर आ जाएंगे। सिक्के, पुराने सिक्कों से अपन को पता लगता है कि पुराने इतिहास ऐसा रहा होगा। उसके अलावा मर्द भांड, पुराने मिट्टी के बर्तन जो है ना, उनसे भी अपन को इतिहास के बारे में पता लगता है कि ऐसा इतिहास रहा होगा। उसके अलावा बात करें अपन विदेशी यात्री, उस टाइम पर जो विदेशी यात्री थे जो आए, ठीक है, तो उन वो भी क्या है, हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो इतिहासकार हैं, जो इतिहासकार हैं, वो भी क्या है, अपन को इतिहास के बारे में बताते हैं कि आपका राजस्थान का जो इतिहास है वो ऐसा ऐसा रहा है। तो ये प्रमुख स्रोत हो गए। उसके अलावा साहित्यिक, कुछ साहित्यिक ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के अंदर बातें लिखी हुई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ करता था। वो हमें आज पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ करता था। जैसे धार्मिक हो गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, जैन की जगह जैन। ठीक है, ये पिछली क्लास पीडीएफ चेंज हो गई क्या? जैन धर्म है ना, जैन धर्म हो गया आपका। ठीक है, इधर कौटिल्य ने लिखा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा देगा, तो ये धर्मोत्तर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इनकी की अपन बात करेंगे। अभी यहाँ पर आपको देखने के मिल रहा है कि आपके विदेशी यात्री या फिर इतिहासकार में कौन आ जाएंगे? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, इनकी सबकी बात करेंगे अपन। गौरी शंकर हीरानंद ओझा, मोहनत नैन्सी, उसके अलावा कवि बांकी दास। ये सारे हो गए। आगे बढ़ेंगे अपन। अभिलेखों की बात अपन ने ऑलरेडी कर ली है, कि मैं रिपीट करना चाहूंगा ताकि मेरी क्लास में कंटिन्यूटी बनी रहे। मैंने कहा जल्दी जल्दी बात कर लेंगे इनकी, फिर अपन आज की क्लास में आ जाएंगे। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपियोग्राफी कहलाती है। ये भी पूछ लेगा आपसे कि एपियोग्राफी होती क्या है। तो मैंने कहा अभिलेखों का अध्ययन करना एपियोग्राफी कहलाती है। जैसे मैं बात करूं कि अगर जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाती है। वैसे ही आपके अभिलेखों का अध्ययन करना एपियोग्राफी कहलाती है। सर्वप्रथम जो है अभिलेख का जो शुरुआत करी वो किसने करी? सम्राट अशोक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेखों का जो है वो शुरुआत करी गई। ठीक है, और सम्राट अशोक ने प्रेरणा कहां से ली? वो ली ईरान से प्रेरणा ली थी इन्होंने। कहां से ली थी? ईरान से। तो ये तो हो गए अभिलेख। एक टर्म आती है प्रशस्ति। ठीक है, अभिलेख के अंदर ही एक टर्म आती है प्रशस्ति। ठीक है, अभिलेख जो है इन्हीं के अंदर एक टर्म आती है प्रशस्ति। अभिलेख कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी लिखा हुआ पुराने टाइम का वो अभिलेख है। या प्रशस्ति क्या होती है? मैंने कहा किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। किसी व्यक्ति या वंश की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। जैसे मैं मेरी बात कर लूं, मैं मेरी प्रशंसा में
क्या लिख दूं, बहुत सारी चीजें लिख दूं, तो वो क्या हो जाएगी, प्रशस्ति जाएगी ना। मेरी तो क्या है, बाढ़ में जाता हूं तो। लेकिन जो प्रशस्ति की बात करें तो किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया जो लेख होगा वो आपकी प्रशस्ति कहलाती है। अच्छा, फिर आते हैं अपन शिलालेख के बारे में ना। शिलालेख क्या होते हैं, नाम से तो लग रहा है कि शिला पर जो लेख होगा, शिला वो शिला नहीं, शिला मतलब पत्थर, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान के अधिकांश शिलालेख संस्कृत या राजस्थानी भाषा में, मोस्टली आपकी संस्कृत भाषा में ही है, ठीक है। तो राजस्थान के अधिकांश लेख कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में, और कुछ एक आपके राजस्थानी भाषा के अंदर भी है। शिलालेख मिलते हैं, जो शिलालेख है वो कहाँ मिलते हैं ज्यादातर अपन को, तो मंदिर में शिलालेख ज्यादातर मिलते हैं, तालाब के किनारे, बावड़ी हो गई, कोई पहाड़ियों पर मिल जाएंगे, तो यहाँ यहाँ पर को शिलालेख जो देखने के लिए मिलते हैं। तो मेनली अपन को शिलालेख कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर समंदर में मिल जाएंगे, किसी तालाब के किनारे मिल जाएंगे, बावड़ी हो गई, यहाँ पर अपन को शिलालेख जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। शिलालेख किस किस को कह सकते हैं, मैंने कहा शिलाओं पर कोई लेख लिखा हुआ है उसको अपन शिलालेख कह सकते हैं, पत्थर पर कोई शिलालेख लिखा हुआ उसको अपन शिलालेख कह देंगे, दीवारों पर कोई लेख लिखा उसको भी अपन शिलालेख की कैटेगरी में ले आएंगे। तो शिलाओं, पत्थर, दीवारों पर लिखे गए लेख को अपन शिलालेख कह देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या आ गया, नहीं होनी चाहिए भाई, आगे बढ़े। अगले टर्म है सिक्का, सिक्के। सिक्के से भैया कैसे पता लग सकता है हमें, सिक्के से कैसे पता लग सकता है कि हमारे इतिहास में क्या क्या रहा होगा। मैंने कहा सिक्कों के बारे में अपन और पढ़ेंगे आगे, अभी आप इतना सुनो कि सिक्के जो है ना, इनसे अपन को सीमा का पता लगता है। किसका, सीमा का पता लगता है। सीमा मतलब बॉर्डर है ना, बाउंड्री, बॉर्डर, ठीक है। सीमा का पता लगता है कि किस कहां से अपनी सीमा लग रही थी उस टाइम पे। धर्म का पता लगता है कि उस टाइम पे कौन कौन से धर्म थे। उसके अलावा आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, इन सब की जानकारी अपन को मिलती है, सिक्कों से मिलती है। मृत भांड की बात करें तो मृत भांड क्या है, आपके मिट्टी के बर्तन है, क्या है, मिट्टी के बर्तन। तो मृत भांड जो है इनसे भी अपन को जानकारी मिलती है। तो पुराने टाइम के जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं उनसे भी अपन को इतिहास के बारे में पता लगता है। भैया मिट्टी के बर्तनों के बारे में बात करूं तो मृत भांड जो के तीन टाइप के होते हैं, एक निम्न मृत भांड होते हैं, एक मध्यम मृत भांड होते हैं, और एक आपके उच्च मृत भांड होते हैं। मर्द भांड जो आपके निम्न वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने कहा लाल, ऐसे मर्द भांड जो आपके ज्यादा उनमें लाल रंग हो, थोड़ा काला रंग हो, ज्यादा लाल और थोड़ा काला, वो निम्न हो जाएंगे। जिनके अंदर ज्यादा काला और थोड़ा लाल हो वो तुम्हारे मध्य हो जाएंगे, और जिनके अंदर चित्रित होगा वो तुम्हारे उच्च हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अभिलेखों से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर अपन सिक्कों विको सब की बात करेंगे। अभिलेख के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन शिलालेखों के बारे में बात कर लेंगे ना। शिलालेख, पहले ये गोसुंडी की शिलालेख है ना, कहा कि गोसुंडी का शिलालेख। तो मैंने कहा कहाँ मिला ये, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ मिला, गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में मिली थी। कहाँ मिली थी, गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़। खोजा किसने, याद करो भाई, कवि राजा श्यामल दास ने। कब खोजा, 1887 के अंदर। कवि राजा श्यामल दास जो है ना, ये कहाँ के थे, मैंने कहा मेवाड़ी कवि थे, महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, और महाराणा सज्जन सिंह ने ही इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने, कवि राजा श्यामल दास ने क्या लिखा था, वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था, वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का जो श्रेय वो किसको दिया गया, डॉक्टर टी.आर. भंडारकर को दिया गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो सारी आपको ऐसी की ऐसी याद होनी चाहिए, इसमें कोई लापरवाही आपकी नहीं होनी चाहिए। इस शिलालेख की भाषा की बात करें, इस शिलालेख की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा। तो मैंने कहा आपको कि ज्यादातर जो आपके शिलालेख या फिर अभिलेख जो है उनकी भाषा आपको संस्कृत भाषा भी मिलेगी, कुछ की राजस्थानी है। यह जो शिलालेख है, गोसुंडी का जो शिलालेख है वो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है, ठीक है। ये जो शिलालेख है वो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। और ये शिलालेख जो है ना, गोसुंडी का शिलालेख राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण इसी में मिलता है। कि भैया वैष्णव और जो भागवत जो संप्रदाय है इनका प्राचीनतम प्रमाण कहां मिलता है, इसी गोसुंडी का जो शिलालेख है इसी में मिलता है। लिपि की बात करें, आपको पूछे कि भाषा कौन सी थी तो संस्कृत भाषा। लिपि पूछे तो आपको ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि, है ना। तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं और अच्छे से, है ना, ब्राह्मी लिपि, है ना, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, है ना। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। यह शिलालेख एक मंदिर पर मिला। कहां मिला यह शिलालेख, गोसुंडे का जो शिलालेख है वो कहां मिला, एक मंदिर पर मिला, है ना, एक मंदिर पर मिला। ये मंदिर कौन सा था, मैंने कहा वैष्णव मंदिर था। कौन सा मंदिर था, वैष्णव मंदिर। और ये जिस मंदिर पर मिला वैष्णव मंदिर, वो वैष्णव मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है। वो क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या करे तो बताओ भाई, होनी तो नहीं चाहिए। कंटिन्यू करते हैं, क्लास पानी पी लेता हूँ यार, पानी तो पीना है, क्या करें।
एक मेरे को मैसेज करा, सर पानी बहुत पीते हो आप, पानी भी ना पियो बताओ। चलिए आ रहा हूं। तो यह शिलालेख एक मंदिर पर मिला, ठीक है, कौन सा? वैष्णव मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर है। अगली बात करें अपन तो मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील की पाल पर मिला ये, और यह शिलालेख मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इस मानमोरी शिलालेख में अपन को क्या जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की क्या है अपन को जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सम्राट अशोक की शिलालेख के बारे में बात करेंगे। तीसरा सम्राट अशोक की शिलालेख के बारे में बात करेंगे। तो कहां मिला? विराटनगर। कहां मिला? विराटनगर। ये क्लास हो चुकी है इसलिए मैं अपन थोड़ा जल्दी चल रहे हैं ना। कहां मिला? विराटनगर। कहां है ये विराटनगर? मैंने कहा जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। विराटनगर एक जगह है जो जयपुर में है। पहले इसका नाम विराटनगर नहीं था, उस टाइम पे बेराट सभ्यता हुआ करता था। क्या हुआ करता था? विराट सभ्यता। तो सम्राट अशोक के शिलालेख कहां मिलते हैं अपन को? विराटनगर जयपुर में मिलते हैं। और विराटनगर का पुराना नाम क्या है? विराट सभ्यता। ठीक है, यह शिलालेख बिज्जक की पहाड़ी से मिलते हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? बिज्जक की पहाड़ी से मिलते हैं। और कौन से शिलालेख है बिज्जक की पहाड़ी से? कौन से मिले थे? पहला आपका भाबरू का शिलालेख। कौन सा है? भाबरू का शिलालेख ना। तो जो भाबरू का शिलालेख है वो 1837 में मिला था। किसने खोजा इसको? तो मैंने कहा कैप्टन बर्ट ने खोजा था। ये ब्रिटिश आपके अधिकारी थे, कैप्टन बर्ट, है ना, अंग्रेज अधिकारी थे। जानकारी मिलती है, क्या क्या जानकारी मिलती है भाबरू का शिलालेख? इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? मैंने कहा मगध के राजा सम्राट अशोक थे, ये जानकारी मिलती है। तो देखो इतिहास का पता लग रहा है ना अपन को। तो मगध के राजा अशोक थे। बुद्ध, धम्म और आपका संघ, ये तो तीन शब्द है, इनके बारे में यहाँ पर पता लगा। तो ये तीन शब्द क्या है? मैंने कहा बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न कहा जाता है इन तीन शब्दों को। उसके अलावा और क्या जानकारी मिली इस शिलालेख पर? और जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी थे। तो सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है, ये बातें अपन को इस भाबरू का शिलालेख से पता लगती है। तो देखो शिलालेखों से अपन को कैसे इतिहास पता लगता है। फिर क्या किया गया इस भाबरू का शिलालेख 1837 में, तो इसकी खोज हुई। 1840 में इसको कलकत्ता संग्रहालय में भेज दिया। कहां भेज दिया? 1840 में इसको कलकत्ता संग्रहालय में भेज दिया। और वहां क्या है? ये सुरक्षित है। वहां क्या है? ये सुरक्षित है। एक सेकंड दीजिएगा। वहां इसको सुरक्षित रखा गया है संग्रहालय के अंदर। चलिए, बैराट का शिलालेख है ना। तो ये विजय की पहाड़ी से अपन को कितने मिले? दो शिलालेख अपन को मिले। ठीक है, एक तो आपका भाबरू का शिलालेख हो गया, दूसरा आपका बैराट का शिलालेख है। जो बैराट का शिलालेख है ना भाई, बैराट का जो शिलालेख है 1877 में इसकी खोज हुई और अंग्रेज अधिकारी कालाइल द्वारा इसे खोजा गया था। बैराट का शिलालेख इसी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करेंगे अपन बडली का शिलालेख, है ना। बडली का शिलालेख है, बडली गांव में मिला। बडली का शिलालेख कहां मिला? बडली गांव में। बिलोत माता का मंदिर कहां मिला? बडली गांव में एक मंदिर है बिलोत माता का मंदिर, उसके अंदर मिला ये, अजमेर के अंदर बडली गांव। ठीक है, खोजा गया, किसने खोजा? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। अब इनका नाम पहले आया था, इतिहासकारों में नाम पढ़ा था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले पेज पर ही। तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो है इन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, वर्तमान में यह शिलालेख राजपुताना संग्रहालय में है। ये वर्तमान में कहा है? राजपुताना संग्रहालय में सुरक्षित है। और राजपुताना संग्रहालय कहां पर है? अकबर दुर्ग। कहां है? कहां पर है? अकबर दुर्ग। ठीक है, और ये अकबर दुर्ग कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है ना। ठीक है, चलिए 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है ये। कहां का है? 443 ईसा पूर्व का शिलालेख, बहुत पुराना है। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा माना जाता है? तुम्हारा ये वाला। ठीक है, ये जो बडली का शिलालेख है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये अपन ने बात कर ली थी। अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। क्या है? प्रशस्ति। ठीक है, इसको विजय स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं, विष्णु स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और विष्णु स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं इसको। इसके बारे में ध्यान से सुनना भाई। प्रशस्ति है ये। पहली बात तो क्या प्रशस्ति? प्रशस्ति क्या होती है? मैंने कहा किसी व्यक्ति या किसी वंश की प्रशंसा में जो आपके लेख लिखे हुए होते हैं उनको अपन प्रशस्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति या फिर विश्व स्तंभ प्रशस्ति, तीनों एक ही चीज है। कहाँ है ये प्रशस्ति? कहां पर है ये प्रशस्ति? मैंने कहा ये कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक कीर्ति स्तंभ है। उस कीर्ति स्तंभ पर क्या है? ये प्रशस्ति है। ठीक है बात है। तो ये जो आपका स्तंभ है कुछ इस प्रकार का है। 9 मंजिला स्तंभ है ये। आपका क्या है? 9 मंजिला स्तंभ है ये।
ठीक है, जो कीर्ति स्तंभ है, आपके विजय स्तंभ जो है वो आपका 9 मंजिला है और इस स्तंभ के 3 नाम है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ। इसका नाम है, क्यों नाम है उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन को किसी प्रशस्ति पे आना है, ठीक है, अपन स्तंभ नहीं पढ़ रहे। तो इसके 3 नाम है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और आपके विष्णु स्तंभ। इस 3 नाम है इसके लिए और इसके 3 नाम है इस, और इसी पे क्या वो प्रशस्ति बनी हुई है, यहाँ पर प्रशस्ति बनी हुई है, इसलिए क्या है इसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और विष्णु स्तंभ प्रशस्ति कह दिया। इसका निर्माण किसने करवाया? मैंने कहा निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में प्रशस्ति, कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। लेखक की बात करें तो अत्रि भट्ट क्या है इसके लेखक है। अत्रि भट्ट जो है ना, उन्होंने क्या है इसको लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये जो प्रशस्ति है इसको लिखना स्टार्ट किसने किया? आपके अत्रि भट्ट ने किया था। लेकिन अत्रि भट्ट की ये लिखते लिखते ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनके जो पुत्र थे अत्रि भट्ट के, महेश भट्ट, उन्होंने क्या करी थी, उस प्रशस्ति को पूरा किया था, है ना। तो दोनों चीजें पूछ लेगा आपको, है ना, दोनों चीजें आपको पूछ लेगा। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए भाई, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में है। किसने लिखा? लेखक कौन थे? मैंने कहा अत्रि भट्ट। जब ये लिख रहे थे, लिखते लिखते ही क्या है इनकी बीच में ही क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर इनके पुत्र ने, महेश भट्ट ने जो है इसको लिखा था, है ना। किसने लिखा था? महेश भट्ट ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। जानकारी क्या मिलती है ना, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है या फिर जो आपकी विजय स्तंभ प्रशस्ति है, इस पर जानकारी क्या मिलती है ना। मैंने कहा इस प्रशस्ति में जानकारी अपन को मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश या सिसोदिया वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैंने पहले कहा आपको कि प्रशस्ति है, प्रशस्ति तो किसी ना किसी वंश या फिर व्यक्ति की क्या है, आपकी प्रशंसा में लिखी हुई चीज होती है। तो यहाँ पर जानकारी अपन को क्या मिलेगी इस प्रशस्ति में? मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश या सिसोदिया वंश के बारे में अपन को पता लगती है यहाँ पर जानकारी। अच्छा, पहली तो ये बात हो गई, पहली जानकारी तो ये मिलती है। दूसरी जानकारी क्या मिलेगी अपन को? महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां इस पर मिलती हैं। ठीक है, ये जो आपकी आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है या फिर विजय स्तंभ प्रशस्ति है या फिर विष्णु स्तंभ प्रशस्ति है, इसमें अपन को पहली जानकारी तो मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश सिसोदिया वंश की मिलती है। दूसरी बात अपन को क्या मिलती है? अपन को जानकारी मिली कि महाराणा कुंभा की प्रमुख जो उपाधियां हैं उनकी पर की जानकारी अपन इस पर मिलती है, उनकी जानकारी भी अपन को इस प्रशस्ति में मिलती है। भैया प्रमुख उपाधियां क्या है महाराणा कुंभा की? मैंने कहा प्रमुख उपाधियां महाराणा कुंभा की है राणा रासो। ठीक है, राणा रासो। राणा रासो इनको क्यों कहा? मैंने कहा ये साहित्य के प्रेमी थे, इन इसलिए इनको राणा रासो की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, दूसरी प्रमुख उपाधि क्या है? मैंने कहा हाल गुरु। हाल गुरु क्यों कहते हैं? ये पहाड़ी दुर्गों के स्वामी इनको कहा जाता है, इसलिए इनको हाल गुरु की उपाधि दी गई है। उसके अलावा तीसरी प्रमुख उपाधि है अभिनव अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, ये इनको क्यों दी गई है? मैंने कहा ये संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको ये प्रमुख आपकी उपाधि दी गई है। तो पहली जानकारी तो अपन को मेवाड़ राज्य के जो गुहिल वंश और सिसोदिया वंश की जानकारी मिली। दूसरी जानकारी अपन को मिली महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां इस पर मिलती हैं। राणा रासो क्यों कहते हैं? मैंने कहा साहित्य के प्रेमी थे। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी। अभिनव भट्टाचार्य आपका क्यों दिया गया? क्योंकि संगीत प्रेमी थे ये। ठीक है, तो इनको ये प्रमुख उपाधियां दी गई थी। ये बातें आपको कहां से मिलती हैं? उस प्रशस्ति में पता लगती हैं। ठीक है, तीसरी जानकारी इस प्रशस्ति में क्या मिलती है अपन को? कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी है ना, कि महाराणा कुंभा ने क्या लिखे थे? संगीत ग्रंथ लिखे थे। अब देखो, आप देखो ध्यान से देखना, निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। किसकी बातें हो रही हैं? महाराणा कुंभा के आसपास बातें घूम रही हैं। तो किसी व्यक्ति, किसी वंश की क्या हो रही है? यहाँ पर प्रशंसा हो रही है, इसी को प्रशस्ति कहते हैं भाई। ठीक है, तो महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी अपन को इसमें मिलती है कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से संगीत ग्रंथ लिखे थे, ये अपन को इस प्रशस्ति में पता लगता है। कौन कौन से संगीत राज लिखा है इन्होंने, और संगीत राज जो है ना, ये 5 भागों में विभक्त है। संगीत राज जो संगीत ग्रंथ है, ये 5 भागों में क्या है? विभक्त है। संगीत रत्नाकर लिखा है इन्होंने, उसके अलावा संगीत मीमांसा और आपका सूड प्रबंध। ठीक है, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और संगीत राज। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। ये संगीत आपके ग्रंथ लिखे थे किसने? महाराणा कुंभा ने। इसकी जानकारी अपन को कहाँ मिलती है? कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ आपकी प्रशस्ति पे मिलती है अपन को ना, इनकी जानकारी। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ प्रशस्ति जो है, उस पर अपन को इनकी जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, अगली जानकारी के बारे में बात करें। अगली जानकारी है कि से राज गुहिल से राणा कुंभा तक जानकारी मिलती है ना। तो राजा गुहिल है ना, राजा गुहिल, राज नहीं आएगा यार, राजा। मैंने कहा यार ये बन क्यों गया?
तो राजा गुहिल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी अपन को इसके अंदर मिलती है। राजा गुहिल से अपन को महाराणा कुंभा तक की जानकारी किसमें मिलती है? इस प्रशस्ति में मिलती है। तो 4 जानकारी होगी। 5वीं जानकारी, महाराणा कुंभा के विजयों का उल्लेख भी है कि महाराणा कुंभा ने कौन-कौन से युद्ध लड़े और वहां कहां विजय प्राप्त करी, उन सब की भी गाथा किसके अंदर है? इस प्रशस्ति पे है। ठीक है, तो महाराणा कुंभा जो है वो मालवा विजय के बारे में, इस प्रशस्ति के बारे में बात है। मालवा का जो युद्ध इन्होंने भी जीता, और गुजरात विजय की जो है वो भी यहाँ पर इनके अंदर इस प्रशस्ति पे जानकारी मिलती है। तो ये प्रशस्ति सिंपल सी बात है, प्रशंसा में लिखी हुई चीजें होती है। चलो, महाराणा कुंभा छठा आपको जो जानकारी मिलती है वो क्या है? महाराणा कुंभा मांडेपुर, मांडेपुर आज वो मंडोर हो गया है ना, मांडेपुर आज क्या हो गया? वो मंडोर हो गया है ना। तो मांडेपुर मंडोर से भैरव जी की मूर्ति चित्तौड़ दुर्ग लेकर आए थे ना। तो महाराणा कुंभा जो है वो मांडेपुर या फिर मंडोर से, ठीक है, भैरव जी की मूर्ति कहां लेके आए थे? चित्तौड़ दुर्ग लेकर आए थे। ये बात अपन को कहां से पता लगी? प्रशस्ति से पता लगी। कहां से पता लगी? इस प्रशस्ति से पता लगती है। अगली 7वीं जानकारी क्या पता लगती है अपन को? कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया। ठीक है, तो यहां पर देखना ध्यान से, 7वीं जानकारी अपन को इस प्रशस्ति में क्या मिलती है? कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये बातें अपन को इस प्रशस्ति में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस प्रशस्ति को क्या करेंगे, एक बार वापस रिपीट करेंगे। ठीक है, आ जाइए, है ना। मैंने कहा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति या फिर विष्णु स्तंभ प्रशस्ति जो कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जिस स्तंभ के ऊपर ये प्रशस्ति बनी हुई है ना, उस स्तंभ के ही 3 नाम है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और विष्णु स्तंभ। इसके 3 नाम है, इसलिए क्या कह दिया इसको? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और विष्णु स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति भैया सीधी सी बात है, कोई भी एक व्यक्ति या फिर किसी वंश के बारे में क्या हो रही, प्रशंसा हो रही हो, बड़ाई लिख रही हो, उसको क्या कहते हैं अपन? प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये कहां पर? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। संस्कृत भाषा में, लेखक कौन थे? अतरिक भट्ट। इनकी मृत्यु होगी, फिर कंप्लीट किसने किया? महेश भट्ट ने, इनके पुत्र थे। आगे बढ़ेंगे। जानकारी मिलती है भैया, क्या जानकारी मिलती है? मैंने कहा मेवाड़ राज्य के गुहिल वंश और सिसोदिया वंश के बारे में जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की प्रमुख आपकी उपाधियां जो है वो इस पर आपकी मिलती हैं, आपको देखने के लिए मिलती है कि कौन कौन सी उनके पास उपाधियां थी, उनकी जानकारी मिलती है। राणा रासो, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य। राणा रासो साहित्य के प्रेमी थे, इसलिए राणा रासो की उपाधि दी इनको। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों के स्वामी, इसलिए इनको हाल गुरु की उपाधि दी। और अभिनव भट्टाचार्य संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी। तीसरा है आपका महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की क्या है? जानकारी मिलती है। पहला है संगीत राज जो 5 भागों में विभक्त है। दूसरा है संगीत रत्नाकर। तीसरा है संगीत मीमांसा। और चौथा है आपका सूर प्रबंध। फिर बात करें अपन राजा गुहिल से महाराणा कुंभा तक जानकारी यहाँ पर अपन को मिलती है। राजा गुहिल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी अपन को मिलती है। महाराणा कुंभा ने के विजयों का उल्लेख भी इसके अंदर प्रशस्ति में है। तो मालवा के विजय, गुजरात विजय हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, तो महाराणा कुंभा मांडेपुर मंडोर से भैरव जी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग लेकर आए थे। तो महाराणा कुंभा जो है वो मांडेपुर मंडोर से भैरव जी की मूर्ति जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग लेकर आए थे। फिर बात करें अपन, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया। ये सारी की सारी जानकारी अपन को इस विजय स्तंभ प्रशस्ति या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या फिर विष्णु स्तंभ प्रशस्ति में अपन को देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अगली प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति है तो सिंपल सी बात है भाई, किसी न किसी की तारीफ हो रही होगी इसके अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? किसी न किसी वंश या व्यक्ति की तारीफ हो रही होगी। तो कुंभ की प्रशस्ति कहां पर है? मैंने कहा कुंभ स्वामी मंदिर जो है ना, कुंभ स्वामी मंदिर, ये राजी कुंभ स्वामी मंदिर, यहां से कनेक्ट करो। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनवाया था? कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया था। ये आप खत्म हुई बात। और यहाँ पर देखो कुंभ स्वामी मंदिर आ गया, जहां जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था ना कुंभ स्वामी मंदिर, कहा? कुंभलगढ़ में। ठीक है, उसका नाम क्या रह गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति रख दिया। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहां पर है? कुंभ स्वामी मंदिर है। और कुंभ स्वामी मंदिर का वर्तमान नाम क्या है? मंदिर का नाम क्या है? मामादेव मंदिर का इसका वर्तमान नाम है ना। तो कुंभ स्वामी मंदिर कहां पर है? अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक बात है क्या? निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया, अभी तो बताया तुम लोगों को। ठीक है, प्रशस्ति इस मंदिर पर 5 शिलाओं पर लिखित है। जो प्रशस्ति है वो इस मंदिर पर क्या है? 5 शिलाओं, अलग अलग 5 शिलाएं हैं, उन पर क्या है? लिखित है। लेखक की बात करें तो कान्हा व्यास। कौन है लेखक? कौन है? कान्हा व्यास। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है भैया बता दो। मैंने गड़बड़ ये है कि लेखक ओरिजिनल तो कौन है? कान्हा व्यास ही है। लेकिन गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं, उनके अनुसार लेखक जो कवि महेश हैं। कौन है? कवि महेश।
भैया हम आंसर कैसे देखें? मैंने कहा तुम्हें अगर पूछे कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो तुम आंसर दोगे कान्हा व्यास। और अगर तुम्हें ये कहे कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो इनके अनुसार पूछे, तब कवि महेश आपको बता देना है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, बोलो बोलो सर जी। चल, तो लेखक अगर आपको डायरेक्ट लेखक पूछे कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो आपको आंसर देना है कान्हा व्यास। अगर आपको पूछ ले कि भैया गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार क्या है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तब आपको कवि महेश बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। चलिए, भाषा की बात करें तो आपकी जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा ही। मैंने जैसे कहा आपको कि राजस्थान की जो आपकी मोस्टली जो आपकी है उनकी संस्कृत भाषा ही है, ठीक है। अभिलेखों की संस्कृत भाषा ही है। जानकारी क्या क्या मिलती है? तो कुंभलगढ़ जो आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति पर क्या क्या जानकारी मिलती है? तो मैंने कहा गुहिल काल भोज बप्पा। गुहिल जो है वो काल भोज बप्पा रावल के क्या पुत्र थे। पहली जानकारी अपन को क्या मिलती है कि जो गुहिल थे वो क्या है काल भोज पारावल के क्या पुत्र थे। और ये बात गलत है यार, है ना? ये बात क्या है, रियल में क्या बात सही है, क्या गलत बात है ना? तो यहाँ पर जानकारी पर को इस प्रतिष्ठित पे जरूर मिलती है कि गुहिल जो है वो गकाल भोज या बप्पा रावल के क्या थे, पुत्र थे। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखना कि ये वाली जानकारी गलत है ना। ये वाली जानकारी जो मिलती है अपन को, ये क्या है, गलत है। छोटा कर दो यार इसको। गलत है भाई ये, ठीक है। गलत है, लेकिन अपन को जानकारी तो इसी से यही मिलती है। इसमें तो ये लिखा हुआ है लेकिन गलत लिखा हुआ है ना, अच्छा ये बात सच्ची थोड़ी लिखी हुई। तो यहाँ पर देखो कि गुहिल काल भोज, गुहिल जो है वो काल भोज और बप्पा रावल की क्या थे, पुत्र थे। या बप्पा रावल के क्या थे, पुत्र थे। लेकिन ये बात गलत है, लेकिन पता तो उनको लगती है बात। राणा हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचान विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। दूसरी बात अपन को क्या जानकारी मिलती है इसमें, इस प्रशस्ति में, कि जो राणा हमीर सिसोदिया हैं उनको विषम विषम घाटी पंचनन की क्या है, पंचानन की क्या है, आपको उपाधि दी गई। ये बात अपन को पता लगती है। उसके अलावा काल भोज ने हारित ऋषि काल भोज ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी, है ना? तो तीसरी जानकारी अपन को ये मिलती है कि जो काल भोज है उन्होंने हारित ऋषि के आशीर्वाद से क्या है, राज्य की क्या करी थी, प्राप्ति करी थी ना। तो ये अपन को जानकारी कहां से मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है। तो आपको मेन बातें क्या देखनी है आपको, कि प्रशस्ति, ठीक है, या फिर जो शिलालेख है किसने खोजा या फिर किसने बनवाया, ठीक है, लेखक कौन है, भाषा कौन सी है, कहाँ है, और क्या क्या जानकारी मिलती है। ये मेन पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए ना। तो ये पता है तो फिर आपको काम बन जाएगा भाई। फिर बात करें अपन राज प्रशस्ति, कौन सी है? राज प्रशस्ति। इस पर भी कोई ना कोई तारीफ हो रही है प्रशस्ति पे, ठीक। तो मैंने कहा राजसमंद झील की पाल पर मिली है। कहाँ मिली? राजसमंद झील जो है ना उसकी पाल पर ये अपन को राज प्रशस्ति मिलती है। और इसका निर्माण किसने करवाया राजसमंद झील की पाल का? तो मैंने कहा महाराणा राज सिंह ने करवाया था। महाराणा राज सिंह ने, देखो ध्यान से सुनना भाई, सिंपल सी बात है, बोलो जी के साथ बोल रहा हूँ। राणा महाराणा राज सिंह ने किसका निर्माण किया? राजसमंद झील की पाल का, ठीक है। इसी के ऊपर प्रशस्ति बनी है, मतलब बताने की बातें हो रही हैं, तो किसने राज प्रशस्ति कह दिया भाई। तो भाई एक बात बता, मैं बना रहा हूँ कुछ चीज बना रहा हूँ, मेरी बुराई थोड़ी करूंगा, सीधी बात है, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि आपका क्या हो गया, तारीफ हो रही है ना। तो निर्माण की बात करें तो महाराणा राज सिंह जो है उन्होंने क्या है इसकी आपके निर्माण करवाया था, राज प्रशस्ति है, तो राजसमंद झील की पाल पर, ठीक है। 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 25 काली शिलाओं पर लिखित है। ये क्या है? 25 काली शिलाओं पर क्या है, लिखित है। लेखक की बात करें, लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, रणछोड़ भट्ट तेलंगा। कौन है? तेलंग, सॉरी, है ना। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है इनकी क्या है, लेखक है, ठीक है। भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा है। इस प्रशस्ति के कुल की बात करें अपन तो 11, इस प्रशस्ति में कुल बात करें तो 1106 श्लोक है ना। इस प्रशस्ति में कुल श्लोक कितने हैं? 1106। संस्कृत भाषा में है, कितने श्लोक हैं टोटल? 1106 श्लोक इसके अंदर है। सर्ग की बात करें ना तो आपके श्लोक कितने होंगे? 1106। और सर्ग की बात करें तो सर्ग कितने होंगे? 24 सर्ग हैं इसके अंदर। कितने सर्ग हैं? 24 सर्ग हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसी को कहते हैं ना। तो 1106 श्लोक है इसमें और 24 क्या सर्ग है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? ये तुम्हारी राज प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है। माघ पूर्णिमा के दिन सन 1676 में लिखी गई थी ये।
ठीक है। माघ पूर्णिमा कब लिखी गई है? माघ पूर्णिमा के दिन सन 1676 में ये लिखी गई थी। जानकारी क्या मिलती है इस पर, इस प्रशस्ति पे जानकारी में क्या मिलती है कि मेवाड़ और मुगल संधि 1615 के बारे में इसमें जानकारी मिली कि मेवाड़ और मुगल जो संधि हुई थी 1615 में, उसके बारे में इस पे जानकारी मिलती है। उसके अलावा मेवाड़ वंश का इतिहास मिलता है इस प्रशस्ति में, मेवाड़ वंश का इतिहास मिलता है। उसके अलावा किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी कौन सी राजकुमारी? मैंने कहा चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो कब हुआ? 1660 के अंदर हुआ था ना, कब हुआ? 1660 में ये विवाह हुआ था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और राज सिंह का विवाह का वर्णन है। तो मैंने कहा राज सिंह ने क्या बनवाया था? ये पाल बनवाई थी। ठीक है, तो पाल बनवाई थी तो अपनी शादी की गाथा भी वहां दिखाई। सीधी बात है। आज अंतिम जो सर्ग है, 24 सर्ग है, इसमें जो अंतिम सर्ग है ना, उनमें राज सिंह की मृत्यु के बारे में बातें हैं और जयसिंह ने औरंगजेब से जो संधि करी उसके बारे में बातें हैं ना। तो अंतिम जो सर्ग है उनके अंदर राज सिंह की मृत्यु और जयसिंह ने औरंगजेब से संधि करी उसकी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। बाकी एक बार प्रशस्ति को अपन वापस एक बार देख लेते हैं इसको और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा राज प्रशस्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राजसमंद झील की पाल पर है। निर्माण की बात करें तो महाराणा राज सिंह ने 25 काली शिलाओं पर लिखित है ये। लेखक की बात करें तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। भाषा की बात करें संस्कृत भाषा। इस प्रशस्ति में कुल 1106 श्लोक हैं। सर्ग की बात करें 24, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। माघ पूर्णिमा के दिन सन 1676 में लिखी। जानकारी क्या मिलती है अपन को? मेवाड़ और मुगल संधि 1615 के बारे में जानकारी अपन को मिलती है। मेवाड़ वंश का इतिहास, ठीक है, अपन को मिलता है यहाँ पर। किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती और राज सिंह का विवाह जो हुआ उसका वर्णन मिलता है, 1660 के अंदर हुआ था ये। अंतिम सर्ग में क्या है? राज सिंह की मृत्यु और जयसिंह ने औरंगजेब से संधि करी उसके बारे में पता लगता है। अगली है जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति के बारे में बात करें तो मैंने कहा यह भी प्रशस्ति है, किसी न किसी की तारीफ हो रही होगी, सिंपल सी बात है भाई। तो मैंने कहा जगदीश मंदिर या सपनों में बना मंदिर या सौपन संस्कृति में बना मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। और इस मंदिर में मैं गया हुआ अभी पहली बार, तो कहीं तो गया हुआ हूँ, चलो। तो ये उदयपुर के अंदर है ये मंदिर, तो जगदीश मंदिर है उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये जगन्नाथ प्रशस्ति कहां पर है? जगदीश मंदिर कह दो, या फिर उसी मंदिर का नाम है सपनों में बना मंदिर, उसी मंदिर का नाम है सोपन संस्कृति में बना मंदिर, या फिर जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर के सारे यही इसी मंदिर के नाम है, ठीक है। और ये मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है, ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। प्रॉपर उदयपुर के अंदर ये मंदिर है। जगन्नाथ प्रशस्ति जो है इस मंदिर में लिखी हुई है ना, इस मंदिर में लिखी हुई है प्रशस्ति, ठीक है। तो ये कहां पर है मंदिर? जगदीश चौक है, जगदीश चौक मंदिर के नाम पे ही पड़ा। जगदीश चौक उदयपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण महाराणा जगत सिंह ने निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह ने निर्माण करवाया था। भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु जी का मंदिर है ये, ठीक है। भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा है भाई? संस्कृत भाषा इसमें लिखी हुई है ये प्रशस्ति, ठीक है। लेखक की बात करें तो कृष्ण भट्ट इसके क्या थे? लेखक थे। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है इस प्रशस्ति में, क्या? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। और मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो भाणा भाणा अर्जुन और मुकुंद, भाणा अर्जुन और मुकुंद क्या थे? इस मंदिर के वास्तुकार थे, है ना। तो ये अपन एक बार वापस देख लेंगे फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए पहले एक बार देखेंगे अपन। तो मैंने कहा जगन्नाथ प्रशस्ति के बारे में बात करें तो कहां पर है ये? जगदीश मंदिर, सपनों में बना मंदिर, सोपन संस्कृति में बना मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, है ना। तो जगदीश चौक उदयपुर में है ये मंदिर। निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया। भगवान विष्णु का मंदिर है। भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा, लेखक कृष्ण भट्ट, ठीक है। उसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन हो गया। मंदिर के वास्तुकार थे भाणा भाणा अर्जुन और मुकुंद, इसके क्या थे? वास्तुकार थे। चलिए अगला है बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा है? बिजोलिया का शिलालेख। शिलालेख है तो कहीं ना कहीं लेख लिखा होगा, पत्थर है, चट्टान, किसी पर तो लिखा हुआ होगा, ठीक है। शिला पर लिखा हुआ होगा या फिर दीवार पर। तो मैंने कहा कहां पर ये? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जगह है बिजोलिया। भीलवाड़ा में एक जगह है बिजोलिया, वहां पर एक मंदिर है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, ठीक है। मैंने कहा बिजोलिया का शिलालेख कहां मिला? भिलवाड़ा में। भिलवाड़ा में एक जगह है बिजोलिया, बिजोलिया के अंदर एक मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वहां पर यह शिलालेख मिला। और इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता गुणभद्र, ठीक है। कौन थे? गुणभद्र, ठीक है। और कायस्थ कायस्थ केशव, कायस्थ केशव के द्वारा ये लिखा गया। रचयिता देखना ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट है भाई। रचयिता कौन थे? गुणभद्र थे। और कायस्थ केशव ने क्या है इसको लिखा था? लिखा क्या कायस्थ केशव ने था, रचयिता गुणभद्र थे। 5 फरवरी 1170, है ना। 5 फरवरी 1170 में इस मंदिर की स्मृति में श्रावक लोलाक के द्वारा यह शिलालेख लिखवाया था, ठीक है। तो 5 फरवरी 1170 में इस मंदिर की स्मृति में, ठीक है, आपका
स्मृति में आपका श्रावक लोलाकर ने के द्वारा यह शिलालेख जो लिखवाया था। भाषा की बात करें तो आपके संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखा हुआ है और यहाँ इसमें क्या है 93 पद्य लेख है। पद्य और गद्य दो चीजें होती है ना। पद्य गद्य आपने सुना होगा सबने, ठीक है। पद्य क्या होते हैं? अरे जिनमें पोएम होती है ना, पोएम कविता होती है, उनमें उसको पद्य कहते हैं, और जिनमें कहानी होती है उनको गद्य कहते हैं ना। तो 10वीं 11वीं में आपने जब भी हिंदी पढ़ी होगी, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से कोई अगर देख रहा है तो ठीक है, तो उसमें क्या है, दो भाग होते हैं, पद्य भाग और गद्य भाग, ठीक है। ऐसे ही आपकी इंग्लिश में होता है, ठीक है, आपकी स्टोरी वाला अलग होता है और आपकी पोएम वाला अलग सिस्टम होता है, ठीक है, सेम वैसा ही। तो इसमें क्या है, आपके पद्य है ना, कविताओं के फॉर्म में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ये। तो 93 क्या है, पद्य लेख है इसके अंदर, 93 पद्य लेख है, इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जानकारी क्या क्या मिलती है इस पे, है ना, इस पे क्या क्या जानकारी मिलेगी वो देखना भाई। सांबर और अजमेर के चौहानों की वंशावली मिलती है अपन को, है ना। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है अपन को? सांबर और अजमेर के चौहानों की वंशावली मिलती है अपन को ना। चौहान वंश की उत्पत्ति कहां से हुई उसके बारे में पता लगता है। तो चौहान वंश की उत्पत्ति, ठीक है, वत्स गोत्र ब्राह्मण का जो वत्स गोत्र है वहां से चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है। ये जानकारी कहां से मिलती है अपन को? ये जानकारी इस प्रशस्ति से, इस शिलालेख से मिलती है। कौन सा शिलालेख है? मैंने कहा बिजोलिया का शिलालेख है। तो बिजोलिया का जो शिलालेख, इसमें क्या क्या मिला अपन को? पहली जानकारी मिली अपन को कि भैया सांबर और अजमेर के जो चौहान की वंशावली है ना, उसकी जानकारी अपन को यहां से मिली। देखो इतिहास के बारे में कैसे पता लग रहा है, देखो उसके अलावा चौहान वंश की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इस शिलालेख के अकॉर्डिंग, इस शिलालेख के अनुसार क्या कहती है ये शिलालेख कि चौहान वंश की उत्पत्ति वत्स वत्स गोत्र ब्राह्मण से क्या है, उत्पत्ति हुई है। बिजोलिया का नाम है, इसलिए प्रशस्ति क्या की है, आपका शिलालेख, सॉरी मैंने प्रशस्ति बोला, शिलालेख है ये शिलालेख जो है वो क्या कहती है कि बिजोलिया का जो नाम था वो क्या था, आपका उत्तरमादरी या फिर उत्तमादरी, क्या था, उत्तरमादरी या फिर उत्तमादरी, बिजोलिया का पुराना नाम था। और क्या कहती है ये शिलालेख? ये शिलालेख कहती है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे इसके बारे में जानकारी देती है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी थी। तो मैंने कहा कि आप ये जो शिलालेख है, बिजोलिया की जो शिलालेख है, वो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी थी। ये बात बताई है इस शिलालेख में, और यहां से अपन को पता लगता है सांबर झील का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया। ये बात अपन को इसमें पता लगती है, इस शिलालेख में पता लगती है कि जो सांबर झील जो है उसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने जो इसका निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान की राजधानी जो है वो कहां थी? तो मैंने कहा अही छत्रपुर। कहां थी? अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर किसका? आज का जो नागौर है वो उस टाइम पर अही छत्रपुर हुआ करता था। आज का जो नागौर है वो उस टाइम पर क्या हुआ करता था? अही छत्रपुर हुआ करता था। ठीक है, आते आगे। तो वासुदेव चौहान की राजधानी अही छत्रपुर नागौर। और क्या जानकारी मिलती है? तो मैंने कहा भिनमाल एक जगह है, भिनमाल एक जगह है जालोर के अंदर, जालोर जिले में भिनमाल एक जगह है, भिनमाल, ठीक है, भिनमाल एक जगह है। इस भिनमाल का नाम भी बताया है उसमें, है ना, उस शिलालेख में बिजोलिया की जो शिलालेख है इसमें भिनमाल का नाम क्या बताया है? श्रीमाल बताया है ना। तो ये पुराने नाम क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली का प्राचीन नाम भी बताया है शिलालेख में। तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का, ठीक है, याद रखना भाई। नाडोल, नाडोल जो जगह है इसका भी प्राचीन नाम बताया है नड्डल। सांबर का आपका पुराना नाम बताया, प्राचीन नाम बताया है तो साकंबरी। ये सारे कहाँ है? इस शिलालेख पर पता लगे अपन को। तो सांबर का पुराना नाम क्या होता है? साकंबरी, ठीक है। नागदा, नागदा जगह पड़ती है, इस नागदा जो जगह है इसका भी पुराना नाम बताया है। उसका नाम पुराना नाम क्या बताया? नागद्रह। क्या बताया है? नागद्रह इसका पुराना नाम था। बिजोलिया, तो बिजोलिया का पुराना नाम है विजावली। अब आप कहोगे भैया आपके जो बिजोलिया इसके दो बार आ गया, तो मैंने कहा बिजोलिया का पुराना नाम एक तो आपका उत्तर मादरी या फिर उत्तमादरी बताया है, उसके अलावा आपका ये नाम भी बताया विजयावली, ठीक है। तो ये दोनों आपके नाम बताए हैं। तो ये सारी बातें अपन को इस शिलालेख से पता लगती है। कौन सी? बिजोलिया की शिलालेख। तो इस प्रकार से अपन को हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं, यही बताओ भाई, आनी तो चाहिए। अगली बात करेंगे अपन एकलिंगनाथ प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा एकलिंगनाथ जो प्रशस्ति है वो कहाँ मिलेगी आपको? एकलिंगनाथ मंदिर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? एकलिंगनाथ मंदिर में मिलेगी। और एकलिंगनाथ मंदिर कहाँ मिलेगा? मैंने कहा एक कैलाशपुरी गांव है, कहां पर? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में कैलाशपुरी गांव है, वहां पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। और वहां पर क्या है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति जो वो है, निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण जो काल भोज बप्पा राव ने क्या है इसका निर्माण करवाया था, एक लिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और उसमें क्या है? एक लिंगनाथ जी का मंदिर जो है उसमें एक लिंगनाथ प्रशस्ति है।
पाशुपात या फिर लकुली संप्रदाय का मंदिर है। ये पाशुपात या फिर आपका जो लकुली संप्रदाय जो है उसका मंदिर है। भाषा की मैं बात करूं उस प्रशस्ति की, भाषा जो आपकी संस्कृत भाषा में है। लेखक की बात करेंगे तो महेश भट्ट क्या है, इसके लेखक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर बात आती है आपकी जानकारी क्या क्या मिलती है। तो इस प्रशस्ति में जानकारी क्या मिलती है आपकी, गुहिल वंश का इतिहास मिलता है अपन किसका, गुहिल वंश का इतिहास मिलता है। काल भोज के संन्यास लेने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। काल भोज ने संन्यास कैसे लिया उसका उल्लेख भी अपन को यहाँ मिलता है। उसके अलावा मेवाड़ राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जानकारी भी अपन को कहाँ मिलती है, इस प्रशस्ति में मिलती है। एक लिंगनाथ जी की जो प्रशस्ति है उसमें मिलती है अपन को, है ना। तो आपकी मेवाड़ राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जो जानकारी है वो अपन को मिलती है। इस मंदिर के पुनर्निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया था ना। तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, महाराणा रायमल ने करवाया था। रावल से लेकर महाराणा रायमल तक इतिहास मिलता है ना। तो इसमें किसका इतिहास मिलता है, बप्पा रावल से लेकर महाराणा रायमल तक का इतिहास इस प्रशस्ति में अपन को देखने के लिए मिलता है। एक लिंगनाथ जो प्रशस्ति है इसके अंदर अपन को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर तक अपन ने ये प्रशस्ति देखी, कुछ अपन ने शिलालेख देखे। इस टॉपिक को अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक समझ में आया, अरे भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बता फटाफट बता। समझ में आया, जो मुझे बैच में देख रहे हैं आप मुझे बता देना कैसा लगा। और जो मुझे कहीं और देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक, जहां जी करे वहां देख रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो यूट्यूब पर जाए तो। ठीक है, तो डोंट नो यूट्यूब पे जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है, बट मैंने पढ़ा तो दिया है। चलिए, पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, ओके बाय।